हेलो वेलकम। आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हमने दो तरह की एलिमेंट की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। एक तो हमने डेवोनाइट राइट्स पढ़ा था और साथ में हमने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ा था। तो हमने जाना था ये जो दो तरह की एलिमेंट की क्लासिफिकेशन है इसमें बड़े सारे ड्रॉबैक हैं, कमियां हैं, जिसकी वजह से एक नई तरह की क्लासिफिकेशन आती है जिसका नाम था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो ये क्या है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल? तो एक रशिया के केमिस्ट थे जिनका नाम था डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव, तो जिन्होंने मेन कंट्रीब्यूट किया था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने में और उनको एक पीरियोडिक टेबल में बिठाने में, जिसका नाम था मेंडली पीरियोडिक टेबल। तो जो आज हम जो पीरियोडिक टेबल देखते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हैं, उसकी जो बेसिक फाउंडेशन थी वो मेंडलीव ने ही रखी थी। तो मेंडलीव ने क्या किया, एलिमेंट्स पर अरेंज, जो एलिमेंट्स थे अलग अलग उनको अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी के हिसाब से एलिमेंट को अरेंज किया गया। और वो कौन कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ थी? एक तो एटॉमिक मास, और साथ में उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या सिमिलरिटीज़ थी, उसके हिसाब से एलिमेंट को एक पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया। तो जब मेंडलीव स्टार्ट करते हैं अपना वर्क, जो पीरियोडिक टेबल बनाना शुरू करते हैं, तो तब सिर्फ 63 ऐसे एलिमेंट थे, तब वो नोन थे। तो अब हम जानते हैं जो आज के नोन एलिमेंट्स हैं वो 118 हैं। तो तब सिर्फ 63 ऐसे एलिमेंट थे जो नोन थे। तो एलिमेंट्स वर अरेंज्ड are arranged in the periodic table according to their relationship between the atomic mass of the element and their physical and chemical properties। तो जो मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया, उन्होंने उनके एटॉमिक मास के हिसाब से और साथ में उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, तो उनके हिसाब से उन्होंने अलग अलग एलिमेंट को अलग अलग ग्रुप्स में और पीरियड्स में अरेंज किया। तो सबसे जो बेसिक फाउंडेशन थी मेंडली पीरियोडिक टेबल की वो थी केमिकल प्रॉपर्टीज़। और वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या थी? हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमारे पास दो ऐसे एलिमेंट हैं जो सभी एलिमेंट अन्य एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। तो जब हाइड्रोजन किसी के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है तो उसे हम हाइड्राइड कहते हैं, और जब ऑक्सीजन किसी अन्य एलिमेंट के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है तो उसको हम ऑक्साइड कहते हैं। तो जो ये हाइड्रोड ऑक्साइड बनाते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसी को उन्होंने बेसिक प्रॉपर्टी माना और इसी बेसिक प्रॉपर्टी के हिसाब से एलिमेंट की अलग अलग क्लासिफिकेशन की। तो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल था उसको 7 ग्रुप और 8 पीरियड्स में डिवाइड किया, जिसमें 8 ग्रुप से और 7 पीरियड्स से। तो मेन मगर जो प्रॉपर्टी थी इसकी, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, वो थी ऑक्साइड्स और हाइड्रेट्स। मीन ऑक्सीजन किस किस एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है और कितनी क्वांटिटी में रिएक्ट करता है। मीन एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जहाँ एक ऑक्सीजन का एटम, 2 ऑक्सीजन के एटम या 3 ऑक्सीजन के एटम कितने अन्य एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन करते हैं, उसी तरह जो हाइड्रोजन है उसके जो एटम है वो किस तरह बाकी वाले एलिमेंट के एटम के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टी थी जिसके हिसाब से मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल अपना बनाया। तो इसको समझ लेते हैं कि किस तरह से ऑक्साइड और हाइड्राइड्स बनते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है तो हम जानते हैं कि जो हाइड्रोजन का नंबर होता है वो 1 होता है। इसका मतलब जो उसकी बाहर वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी 1 ही है। तो मगर हम जानते हैं जो सबसे पहले वाली शेल होती है एटम की, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसमें हम जान सकते हैं, इसमें हम दिख रहा है कि जो हाइड्रोजन की शेल में एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है ये किसी और के साथ शेयर करके, जहाँ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसमिट करके, जहाँ इलेक्ट्रॉन अपने को लॉस करके ये स्टेबल स्टेट में आ जाता है। तो अब जान रहे हैं कि जहाँ पे ये अपने स्टेबल स्टेट में नहीं है, तो जब ये किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ मिलके अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कंप्लीट करेगा तो हम कहेंगे कि ये कंपाउंड बन गया। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक और एटम है जिसका नाम R है, तो R में हम देख पा रहे हैं कि जो सबसे पहली वाली शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 आ सकते हैं। पहली वाली शेल में तो 2 ही हैं, और बाहर वाली शेल में 8 आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं, तो 6 ही हैं। 8 आ सकते हैं तो 8 ही हैं, और उसके बाहर वाली शेल में 18 आ सकते हैं, तो मगर 18 नहीं है बल्कि हमारे पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसको हम फिर से समझ लेते हैं। जो सबसे अंदर वाली शेल होती है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 ही हैं। उसके बाहर वाली में 8 आ सकते हैं, तो 8 ही हैं, और उसके बाहर वाली में 18 आ सकते हैं, और यहाँ पे 18 नहीं है, 1 है। तो अब ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन और जो दूसरा हमारे पास R एलिमेंट है ये इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं, जहाँ ट्रांसमिट कर देते हैं। जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, जहाँ म्यूचुअली शेयर कर देते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास कंपाउंड बन जाता है, और हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है इसका, HR। तो अगर हमारे पास ऐसा R का एलिमेंट है, उसके पास एक नहीं बल्कि 2 बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं पहले तो एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा था R,
हाइड्रोजन के, अब R हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, तो इसका अब फॉर्मूला RH2 मीन एक R का एटम और 2 हाइड्रोजन के एटम। तो इसी तरह से जब हमारे R मीन कोई किसी भी एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन एटम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास अलग अलग से इसके फॉर्मूले बन जाएंगे, जिसे हम हाइड्राइड्स कहेंगे। तो फर्स्ट अगर हम केस में देखें तो एक R एलिमेंट और एक हमारा H एलिमेंट, तो एक RH बन गया पहली तरह का हाइड्राइड। उसी तरह से RH2 मीन एक R का एलिमेंट और 2 हमारे हाइड्रोजन के एलिमेंट, उसी तरह एक R का एलिमेंट और 3 हमारे हाइड्रोजन के एलिमेंट। तो इसी तरह से अलग अलग जब एलिमेंट के साथ हाइड्राइड्स बनते हैं तो ये किसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी आ गई। तो सेकंड हमारी बेसिक प्रॉपर्टी थी ऑक्साइड्स। तो अगर हम ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखें तो वो 8 होता है, मीन पहली वाली शेल में तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहर वाली शेल में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है। मगर हमें पता है बाहर वाली शेल में 6 नहीं बल्कि 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। तो इसकी वजह से ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किसी दूसरे एटम से गेन करके उसके साथ कंपाउंड बनाता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक R एलिमेंट है और उसके पास 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं, तो एटम्स हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो जिसकी वजह से हमारे पास एक नया तरह का कंपाउंड बन जाएगा। और इसमें हम देख पा रहे हैं एक R का एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है, इसका फॉर्मूला RO हो जाएगा। तो इसी तरह से बाकी जब ऑक्सीजन बाकी वाले R के साथ मीन अन्य एटम के एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा और कंपाउंड बनाएगा तो उसके हम ऑक्साइड्स कहेंगे। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारे पास अगर एक R के साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ते हैं तो हमारे पास फार्मूला RO2 हो जाएगा। जिस तरह से एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन के एटम जुड़ते हैं तो हमारे पास CO2 मीन कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। उसी तरह अगर एक ऑक्सीजन के साथ 2 R जुड़ रहे हैं मीन 2 अन्य एलिमेंट के एटम्स जुड़ रहे हैं तो हमारे पास इसका फार्मूला R2O हो जाएगा। तो इसी तरह से जैसे वाटर में एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन के एटम जुड़े होते हैं, उसी तरह SO3 मीन एक सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन के एटम जुड़े होते हैं तो उसका फार्मूला RO3 हो जाएगा। तो इसी जो ये 2 बेसिक प्रॉपर्टी हैं, एक तो हाइड्राइड और दूसरा हमारा ऑक्साइड, तो इसी के हिसाब से हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं जहाँ पे हमारे 8 ग्रुप हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ ग्रुप हैं और साथ में हमारे 6 पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 तरह के हमारे पास पीरियड्स हैं और 8 तरह के हमारे पास ग्रुप्स हैं। और जो अगर हम देखें कि हर एक ग्रुप में जो R है हमारा, जो हमारे पास एलिमेंट हैं उनके साथ जो ऑक्सीजन की कंबाइन होने की टेंडेंसी है वो अलग अलग है। फर्स्ट में हम देख पा रहे हैं R2O मीन 2 R के एलिमेंट है और एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है और वही सेम R एलिमेंट एक हाइड्रोजन से जुड़ता है। तो इसी तरह से जो हमारे अलग अलग से ग्रुप्स बनेंगे तो उससे हम एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है मेन उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो उसको बनना कैसे है इसको देख लेते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप है हमारा, तो फर्स्ट ग्रुप में हमने इस तरह से R एटम लिख लेने हैं। तो R एटम को हमने R मीन कोई भी एलिमेंट जिसका एटम एक एटम जुड़ता है, तो फर्स्ट हमने इसको अल्टरनेट लिखना R2 R1 R2 R1। इसी तरह से हमने इस पूरे टेबल को भर देना है। तो ऑक्साइड बनने के लिए अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने और नंबर देखने हैं और और नंबर पे जितना और नंबर है उतने ही हमने ऑक्सीजन यहाँ पे फिल करने हैं। तो हाइड्राइड्स मीन जब हाइड्रोजन जुड़ता है किसी भी R एलिमेंट के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ, तो उसको हाइड्राइड्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा ऑक्साइड में हमने अल्टरनेट बनना है R2 R1 इस तरह से बनना है और हाइड्राइड में सिर्फ हमने RR ही बनना है क्योंकि एक हाइड्रोजन का एटम एक ही R के साथ जुड़ सकता है। तो इसलिए हमारे पास ये जो है ये सिर्फ हमारे पास RR आ जाएगा। अब साथ में हमने अब हमारी जो बनने की बारी है वो हम अब ऑक्सीजन भरेंगे। तो ऑक्सीजन हमने इस तरह से बने कि R3 जो और नंबर सबसे पहले बनने हैं। तो और नंबर 1 पहला R नंबर है, 3 R नंबर है, 5 R नंबर है और 7 R नंबर है। तो इसी तरह से हमने ऑक्सीजन को भर देना है। तो फर्स्ट में 1 और 3 ऑक्सीजन के एटम, उसके साथ 5 ऑक्सीजन के एटम और हमारे 7 ऑक्सीजन के एटम। उसके बाद हमने इवन नंबर बनने हैं, मगर इवन नंबर में हमने काउंटिंग 1 से शुरू करनी है। 1 ऑक्सीजन का एटम, 2 ऑक्सीजन के एटम, 3 ऑक्सीजन के एटम एंड 4 ऑक्सीजन के एटम्स। तो अब हमारी हाइड्राइड्स बनने की बारी आ गई। तो हाइड्राइड्स किस तरह से बने हैं, हाइड्राइड्स हमने सबसे पहले हाइड्राइड्स 1 से शुरू करने हैं। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन। फिर से हमने हाइड्रोजन की जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, उसको कम कर देना। 4 से फिर से 3 2 और 1।
तो यहाँ पे हमारा आर आ जाएगा, आर एलिमेंट, यहाँ भी हमारा आर एलिमेंट। तो इस तरह से हमने ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बने हैं। तो हमने देख लिया ऑक्साइड्स बनने के लिए R2R1 पहले अल्टरनेट लिखना है, तो हाइड्राइड्स बनने के लिए सिर्फ RR ही लिखना है। तो जब ऑक्सीजन की बनने की बारी आती है तो सबसे पहले ऑड बनने हैं, तो और ऑड में बनने के लिए जितना ऑड नंबर होगा उतना ही बनना है। जैसे 1 ऑड नंबर है तो 1 ही भरा, 3 ऑड नंबर है 3 भरा, 5 का 5 और 7 का 7। फिर हमने इवन बनने हैं, मगर इवन में अब हम ऑक्सीजन बनेंगे तो 1 से बनेंगे, 1 2 3 4। फिर अब हाइड्राइड्स बनने हैं, हाइड्राइड्स में 1 से शुरू करना है, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, और फिर से हाइड्रोजन की जो संख्या है वो कम कर देनी है, फिर से 3 2 1 और जो 8th ग्रुप होगा उसमें 0 हाइड्रोजन भर देना है। तो इसी तरह से जो हमारे ऑक्साइड्स होंगे और हाइड्राइड्स होंगे ये सभी अलग अलग तरह के ऑक्साइड्स बन रहे हैं, और उसी कंडीशन में जो हमारे हाइड्राइड्स हैं वो अलग अलग बन रहे हैं। तो इसी तरह से हमारे 8 ग्रुप्स बन जाएंगे, तो जिनमें हम अलग अलग से एलिमेंट बनेंगे। तो इसी तरह से मेंडलीव ने 8 ग्रुप बनाए और साथ में 6 पीरियड्स बनाए जिसमें उन्होंने अलग अलग से एलिमेंट्स भरे। तो जान लेते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, क्या विशेषताएं थी मेंडली पीरियोडिक टेबल की। तो ये दो तो विशेषता हमने जान ली कि उन्होंने ऑक्साइड और हाइड्राइड्स बनाए। तो साथ में और क्या था इसमें, तो ग्रुप्स जो थे 1 से लेके 7 तक वो सिर्फ नॉर्मल एलिमेंट के लिए थे, और जो 8th ग्रुप था वो ट्रांजैक्शन एलिमेंट के लिए था। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं जो हमारे ग्रुप्स हैं 1 से लेके 7 तक, तो यहाँ तक हमारे नॉर्मल एलिमेंट हैं। तो जो नेक्स्ट हमारा जो बचा 8th ग्रुप बचा उसमें हमारा ट्रांजैक्शन सीरीज है, ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स हैं। तो नेक्स्ट है हमारा जिनका कोई अमॉर्फस बिहेवियर था, जिनका एलिमेंट्स नहीं बन रहे थे, उनको 8th टेबल में रखा गया है। तो जो बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स बना रहे थे, जैसे हमारा आयरन है, आयरन एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, 2 के साथ, 3 के साथ, तो इनको अलग ही ग्रुप में रखा गया था। तो नेक्स्ट है हमारा कि जो ग्रुप से 1 से लेके 7 तक डिवाइडेड इनटू 2 सब ग्रुप, उनको 2 सब ग्रुप में डिवाइड किया था। जो थर्ड हमारा 8th ग्रुप है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं। तो हम यहाँ से देखेंगे जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है 1 से लेके 7 तक, वहाँ पर 2 एलिमेंट हैं। यहाँ पे हर एक डिब्बे में, हर एक ग्रुप में 2 एलिमेंट हैं, मगर जो हमारा 8th ग्रुप है उसमें 2 नहीं बल्कि 3 एलिमेंट हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या है, तो periods from 4 to 6 has been divided into 2 सीरीज, फर्स्ट सीरीज एंड सेकंड सीरीज। तो हम अगर पीरियड्स देखें 4 से लेके 6 तक, यहाँ पे हमारा 4 आ गया, यहाँ पे हमारा 6 आ गया। तो इन पीरियड्स में जो एलिमेंट है 2 सब ग्रुप में डिवाइड है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड। तो अगर इससे ऊपर देखें तो एक ही एलिमेंट है, मगर इससे नीचे जो है हमारे पास 2 सब ग्रुप है। मीन एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट है वो 2 एलिमेंट भरे गए हैं। तो ये था हमारा मेंडली पीरियोडिक टेबल। तो अब बात करते हैं कि मेरिट्स क्या थे मेंडली पीरियोडिक टेबल के। तो मेंडलीव लेफ्ट सम ब्लैंक स्पेस इन द पीरियोडिक टेबल इन ऑर्डर टू प्लेस द एलिमेंट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज इन द सेम ग्रुप। तो मेंडलीव ने क्या किया था, जो एलिमेंट्स थे उनके पहले स्पेस रख दिया था ताकि अगर कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हो तो उसको भरा जा सके। जिस तरह से आर्सेनिक है, तो आर्सेनिक हम यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे आर्सेनिक, तो ये हमारा आर्सेनिक है यहाँ पे। तो आर्सेनिक के पहले जो था उसको पहले से ही खाली रखा गया था। यहाँ पे जैसे ये आर्सेनिक है तो इससे पहले वाला जैसे ये जर्मेनियम है, पहले जर्मेनियम जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया तो तब जर्मेनियम डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो इसलिए पहले जर्मेनियम नहीं था, गैलियम नहीं था। तो इनको खाली स्पेस रखा गया था यहाँ पे, और इनको बाद में इन एलिमेंट्स को यहाँ पे फिल किया गया। तो ये थी इसकी फर्स्ट मेरिट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आर्सेनिक इन प्लेस इन 5th ग्रुप, जो आर्सेनिक है वो 5th ग्रुप में रखा गया है। उसके जो एडजेसेंट हाथ वाली स्पेस थे वो ब्लैंक रखे गए थे, खाली रखे गए थे, ताकि जो नए एलिमेंट डिस्कवर हो रहे हैं उनको भरा जा सके। तो बाद में जो नए एलिमेंट डिस्कवर हुए जैसे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम डिस्कवर हुआ, तो उनको उसके साथ में रखा गया, आर्सेनिक के साथ में रखा गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्कैंडियम हो गया, गैलियम हो गया, जर्मेनियम हो गया। तो यह जो स्पेस था इनको पहले से वेकेंट रखा गया था, खाली रखा गया था, और बाद में जब ये डिस्कवर होते हैं तो इनको यहाँ पे रखा गया। नेक्स्ट है हमारा प्रेडिक्ट द एग्जिस्टिंग ऑफ सम एलिमेंट हैज़ नॉट बीन डिस्कवर एट दैट टाइम। तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि कुछ अन्य भी एलिमेंट हो सकते हैं जो पीरियोडिक टेबल में आ सकते हैं। तो हमने पढ़ा था न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, उन्होंने कहा था सिर्फ 56 एलिमेंट हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, मगर मेंडलीव ने कहा था उससे ज़्यादा भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो उन्होंने उनको नाम कैसे दिया, उन्होंने उनको एक प्रीफिक्स यूज़ किया और उस प्रीफिक्स को उन्होंने इका कहा। तो इका मीन जो ऐसे एलिमेंट जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, जैसे हमारे पास स्कैंडियम, जर्मेनियम और गैलियम और जर्मेनियम है, तो ये तब हमारे डिस्कवर नहीं हुए थे। तो अगर हम देखें कि जैसे कार्बन, तब बोरॉन भी डिस्कवर नहीं हुआ था। तो अगर हम देखें जैसे
हमारे पास ये कार्बन का एटम है, तो कार्बन से पहले तब बोरॉन डिस्कवर नहीं हुआ था। उन्होंने बोरॉन नाम नहीं दिया इसको, बल्कि उन्होंने क्या कहा इसको, एका कार्बन। तो एका कार्बन मीन ऐसा कार्बन से पहले वाला आने वाला कंपाउंड को एका कार्बन कहा गया। तो उसी तरह से जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं हमारे यहाँ पे, उनको अलग अलग एका करके एक प्रीफिक्स देके प्रेडिक्ट किया गया कि अन्य भी एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे एका एल्युमिनियम, एका कार्बन, एका सिलिकॉन। तो ऐसे एलिमेंट जो सिलिकॉन के पहले आएगा, एल्युमिनियम के पहले आएगा, या कार्बन के पहले आएगा। तो हमें पता है कार्बन के पहले हमारा बोरॉन आता, तो बोरॉन तब डिस्कवर नहीं हुआ था। एल्युमिनियम के पहले मैग्नीशियम आता, तो मैग्नीशियम तब डिस्कवर नहीं हुआ था। उसी तरह सिलिकॉन के पहले वाला एलिमेंट जो 30 नंबर पे आता है, वो पहले डिस्कवर नहीं हुआ था। तो उनको एका नाम देके दिया गया, ताकि जो एलिमेंट हैं उनको बाद में डिस्कवर करके वहाँ पे फिल किया जा सके। तो उन्होंने पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि कुछ अन्य एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो ये इनकी एक मेरिट था। नेक्स्ट है हमारा पोजीशन ऑफ नोबल गैस हैज़ बीन डिस्कवर लेटर। तो पहले तब जब मेंडली पीरियोडिक टेबल बनाते हैं, तो तब जो नोबल गैस थी उनका कोई भी जिक्र नहीं था, और पता ही नहीं था नोबल गैस क्या होती हैं, क्योंकि नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं और एटमॉस्फेयर में बड़ी कम पाई जाती हैं। तो इसलिए तब तक जो नोबल गैस थी वो डिस्कवर नहीं की गई थी। मगर जब बाद में नोबल गैस को डिस्कवर किया गया, तो उनके लिए पहले से ही उन्होंने एक ग्रुप रखा था 8th ग्रुप के बाद, जिसको उन्होंने 0 ग्रुप कहा था। तो जो नोबल गैस थी वो आराम से 0 ग्रुप में भरी जा सकती थी, बिना पहले वाले 8 ग्रुप को डिस्टर्ब किए हुए। तो ये एक उनकी मेरिट था कि नोबल गैस के लिए पहले से स्पेस उन्होंने रखा था, और नोबल गैस मेंडली पीरियोडिक टेबल के बनने के बाद में डिस्कवर हुई थी। तो ये तो हो गए मेरिट ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। अब देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या थी, इसकी कमियां क्या थी। तो सबसे पहले जो लिमिटेशन है वो है हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो एम्बिगुअस थी, वो फिक्स नहीं थी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है हाइड्रोजन की वो रिसेंबल करती है मेटल, जो हमारे एल्कली मेटल है फर्स्ट ग्रुप है उसके साथ भी, और जो हैलोजन्स हैं उनके साथ भी। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं जो हमारा टेबल है, तो जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो उन्होंने यहाँ पे रखी है। तो इसी पोजीशन, यहाँ इसी टेबल में जो अन्य जो एलिमेंट है वो हमारे पास एल्कली मेटल है, मगर जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और प्रॉपर्टी है वो जो हमारे एल्कली मेटल जो मेटल है इनके साथ भी रिसेंबल करती है, जो हमारे हैलोजन्स हैं इनके साथ भी रिसेंबल करती है। तो अब हाइड्रोजन को एल्कली मेटल के साथ क्यों रखा, हैलोजन्स के साथ क्यों नहीं रखा, तो ये उन्होंने वहाँ पे नहीं बताया था। तो ये एक उनका एक ड्रॉबैक था। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट क्या इसकी लिमिटेशन थी, तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप वाज नॉट फिक्स। तो हम जानते हैं कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स हो सकते हैं, मीन जिनका प्रोटॉन तो सेम होते हैं मगर न्यूट्रॉन की वैल्यू अलग अलग होती है। तो मगर मेंडलीव ने आइसोटोप्स की पोजीशन के बारे में नहीं बताया था। तो किस तरह से आइसोटोप्स को पीरियोडिक टेबल में बनना है उनके मास नंबर के हिसाब से, इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया था। तो ये एक चैलेंज था कि किस तरह से जो आइसोटोप हैं अलग अलग एलिमेंट में जो बाद में डिस्कवर हुए थे मेंडली पीरियोडिक टेबल के बाद में, तो वो किस तरह से बनने हैं उनके बारे में कोई जिक्र नहीं था। तो ये भी एक इनकी लिमिटेशन थी। और हमारी लास्ट का जो लिमिटेशन है, मेंडली प्लेस्ड मैनी एलिमेंट इन रॉन्ग ऑर्डर। तो बड़े सारे ऐसे एलिमेंट थे जो पहले से ही रॉन्ग ऑर्डर में रखे गए थे। तो जिस तरह से हमारे पास एक जो निकल है और कोबाल्ट है, तो अगर एटॉमिक मास की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारा, तो यहाँ पे जो हमारा एक निकल है और साथ में हमारा कोबाल्ट है। अब एटॉमिक मास की बात करें तो जो निकल का एटॉमिक मास है वो कम है, मगर फिर भी उसको बाद में रखा गया, और जो कोबाल्ट है उसका एटॉमिक मास ज़्यादा है और उसको पहले रखा गया है। तो उन्होंने यहाँ भी उन्होंने जब अरेंज किया था तो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से, एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज किया था। तो ये भी एक लिमिटेशन थी कि जो ऑर्डर था एलिमेंट्स का वो एक प्रॉपर ऑर्डर नहीं था। थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। थैंक